सर अभी आ रहे हैं। सुरेश जी आप आ जाओ। सुरेश जी। संविधान, मैं राजबाला सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राष्ट्रीय महिला प्रभारी। देखिए, ये आरक्षण का मामला नहीं है, ये हकदारी का मामला है, ठीक है। और ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि हर किसी को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वो भी ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता था। आज कांग्रेस पतन पे है तो राहुल गांधी की मजबूरी बन गई है कि ओबीसी की बात को उठाना पड़ेगा उन्हें। नीतीश जी ने जिस प्रकार आज सेंसस करके, जब सेंसस कराई नीतीश जी ने, सरकार ने, जो कुछ लोगों ने कोर्ट में चले गए, सेंसस को रुकवा दिया, लेकिन नीतीश जी ने फिर दोबारा से जो है कोर्ट में गए, वो जीते और सेंसस हमारी हुई। और उसमें चौंकाने वाले रास्ते वही, रिजल्ट वही आए, 85-15, मतलब 85% लोग हम हैं। लेकिन अगर हम शासन, प्रशासन, जमीन, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल, इनमें अगर हम देखेंगे तो हमारे लोग 10% भी नहीं मिलेंगे। 85% लोग 10% भी यहाँ पर काबिज नहीं मिलेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि नीतीश जी एक और हिम्मत कर दें कि शासन में, प्रशासन में और जंगल, जमीन, बैंकों में कितने लोन किसके पास हैं, बैंक किसने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, मीडिया कितने लोग जो है चला रहे हैं, कौन सा वर्ग चला रहा है, अगर ये आंकड़े और नीतीश जी करवा दें तो सारा देश जो है इकट्ठा हो जाएगा। और मैं ये कह रही हूँ, ना बीजेपी को वोट देगा, ना कांग्रेस को वोट देगा, किसी भी आरएसएस की पार्टी को वोट नहीं देगा। मैं ये कह रही हूँ, अगर ये खुलासे और हो जाए तो, क्योंकि जनता को समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। सारी मलाई तो 15% लोग चाट रहे हैं और ये 85% लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। इनके जो है टैक्स को जो है लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तो इसको जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब हम जो है, अगर 2024 का चुनाव होगा, अगर हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में अगर टिकटें इन सरकारों ने नहीं दी, तो मुझे लगता है कोई भी एमपी इनकी टिकट ले ही ना, बर्खास्त कर दे। रीजनल पार्टी बहुत है आपकी, क्या नीतीश जी की जेडीयू क्या नेशनल पार्टी नहीं बन सकती? क्या बीएसपी को ख़त्म करना इन्हें ज़रूरी था? क्यों ख़त्म करना चाहते हैं ये हमें? और अगर मैं महिला बिल की बात करूं, ये वो देश है जहां पर सावित्रीबाई फुले अकेली थी जिसने शिक्षा की क्रांति ला दी। जब उन पर गोबर कीचड़ चरित्रहीनता के दाग लगे, उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आई, 18 स्कूल खोले। ये वीर फूलन देवी का देश है जहाँ पर सरकार ने उसको न्याय नहीं दिया, जहाँ पर जो है हमारी राजकुमार सैनी जी की या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की, आप जो है उस पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो कि हमने कब काम किया, कब नहीं किया। तो सच को आज नहीं है, सर्च करो। आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो आप ये बात नहीं कहते कि हम एक भी दिन अगर घर में बैठे हों। चाहे मणिपुर का कांड हुआ हो महिलाओं का, जंतर मंतर हमने छोड़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमने छोड़ा नहीं, पार्लियामेंट के बाहर हमने छोड़ा नहीं। जब महिला बिल हुआ तो सर्च कीजिए आप कि हमने काम किया या नहीं किया। सभी पार्टियां हो रही हैं, उनके लोगों को जोड़ नहीं पा रही, पिछड़ा वर्ग के लोग। देखिए, मैं कह रही हूँ कि भाई अब कांग्रेस अपनी जो है राजस्थान में एमएलए बने हुए को, एग्जिस्टिंग एमएलए को ही नहीं बचा पा रही, तो राजकुमार सैनी अपने पिछड़े वर्ग को और SC/ST की वोटों को कहाँ से बचा पाएंगे? जब इनको तोड़ने के लिए जिसका भी प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, उसी को हवा लग जाती है। बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले फुसला लेते हैं और वो छोड़ के भाग जाता है। बाद में पता चलता दरी भी नहीं बिछाने को मिली। तो ये कारण है कि ये जो है बैकवर्ड को, राजकुमार सैनी को बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि बैकवर्ड है। बैकवर्ड अगर जाग गया तो सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। सभी साथियों, पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद है। मैं भारतीय इंदर सिंह जाजनवाला, महासचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के सुरेश प्रजापति जी,
माननीय राजबाला जी, प्रभारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और महिला शक्ति, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज का विशेष जो मुद्दा है, 3 विशेष मुद्दे हैं आज के। सबसे पहला, महिला आरक्षण बिल जो संसद में पारित किया गया, उसके अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के साथ धोखेबाजी हुई, अर्थात उनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई। दूसरा मुद्दा है, पिछड़ा वर्ग की पूरे देश में जो जनसंख्या है वो लगभग 60% है और पिछड़ा वर्ग समाज की ये मांग है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। और आज का ये मुद्दा है कि पिछड़ा वर्ग को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। तीसरा, जातीय जनगणना को लेकर के है। जब जातीय जनगणना बिहार में हो सकती है तो जातीय जनगणना पूरे देश में क्यों नहीं? इसमें बीजेपी की नीयत में खोट है। प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते और इन्हीं मुद्दों को लेकर के 30 सितंबर को पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा ने ज्ञापन सौंपे थे राष्ट्रपति को, उपायुक्त जी के माध्यम से। और अभी अगले चरण में 7 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पे 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है इन तीनों ही मांग को लेकर के। और उसके बाद 17 अक्टूबर को हम एक बड़ी रैली करना का एक प्रस्ताव है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महिला आरक्षण बिल है। जब आज तक का यदि हम देखा जाए कि आज तक की जितनी लोकसभा रही उसके अंदर महिलाएं कितनी लोकसभा में पहुंच पाई, तो उन आंकड़ों पे यदि हम विचार करें तो उसमें लगभग 98-99% जो महिलाएं हैं वो केवल सवर्ण समाज से गई हैं। यदि पिछड़ा वर्ग को महिला आरक्षण बिल में हिस्सेदारी नहीं दी गई, उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो पिछड़ा वर्ग के साथ एक बड़ा धोखा है। उसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग के साथ जहां से जिन विधानसभा हलकों से पिछड़ा वर्ग के लोग अब चुनाव जीत करके जाते हैं, पुरुष जो हैं, यदि 33% महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो उसके अंदर भी हमें दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग के लोग जाते हैं, यदि वही महिला आरक्षण के लिए आरक्षित हो जाता है तो वहाँ से भी हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा। तो इसीलिए हमारी ये मांग है कि महिला आरक्षण बिल में 33% के अंदर 52%, अर्थात हमारी जनसंख्या 52% पिछड़ा वर्ग की 1931 की जनगणना के अनुसार। परंतु हमारी मांग ये है कि जल्द ही जातीय जनगणना करवाई जाए और हमारी पिछड़ा वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में 33% का, यदि हमारी 60% जनसंख्या तो 60% प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसके साथ साथ जब तक हम ये भी कहना चाहते हैं, यदि बीजेपी महिलाओं की पक्षधर है, महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, तो फिर 2029 में क्यों 2024 में दे दें। यदि उसके अंदर जातीय जनगणना आड़े आती है तो जातीय जनगणना करवाएं और जल्द ही महिला आरक्षण बिल को के अंदर पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी देते हुए उसको 2024 में ही लागू किया जाए। कर रहे हैं, उन्होंने देश की जो सामाजिक स्थिति है उसको देखना चाहिए, आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए। सब ने मिल बांट करके हम सब के कारण ही ये देश है और मिल बांट करके खाना चाहिए। एक 15% लोगों का प्रतिनिधित्व यदि 60% है और एक तरफ 60% लोगों का प्रतिनिधित्व केवल 5-6% है, तो इससे देश की उन्नति नहीं हो सकती और देश के अंदर कहीं ना कहीं देश एक अजीब से गृह युद्ध की तरफ भाग रहा है, क्योंकि अब पिछड़ा वर्ग के लोग जाग चुके हैं और वो अपने हक अधिकार लेकर के रहेंगे। 2024 के चुनाव ओबीसी समाज भूमिका क्या रहेगी? पिछड़ा वर्ग की भूमिका 2024 के चुनाव में, यदि पिछड़ा वर्ग की जो मुख्य मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है
तो पूरा पिछड़ा वर्ग बीजेपी सरकार का विरोध करेगा और इनको कुर्सी से उतारने का काम करेगा। और यदि इनको इनकी हिस्सेदारी नहीं दी जाती है तो बीजेपी सरकार को 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इन्होंने कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जहाँ तक राहुल गांधी जी के बारे में आपने बात कही, देर आए दुरुस्त आए, जो उन्होंने बोला हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु उनकी जब 70 साल सरकार रही उन्होंने लागू नहीं किया और ये महिला आरक्षण बिल पहले भी संसद में आता रहा, तो हम किसी भी पार्टी विशेष के समर्थक या विरोधी नहीं हैं। जो पिछड़ा वर्ग की जो पार्टी डिमांड उठाएगी हम उसके समर्थक हैं। और जहाँ तक लोगों के पहुँचने की बात है, आज पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा में भी, सामाजिक स्तर में भी काफ़ी पीछे चले गए हैं, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई। और जहाँ संघर्ष की बात आती है तो आज पिछड़ा वर्ग जाग चुका है और संघर्ष में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। और जल्द ही आप लोग देखेंगे कि लाखों की संख्या में पिछड़ा वर्ग सड़कों पे होगा और अपने हक अधिकार लेगा। जहाँ तक रैली की बात है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा ने तारीख की घोषणा की है 17 की, और जिस ज़िले में होगी वो जल्द ही हम 1-2 दिन के अंदर ही अनाउंस करेंगे। ओबीसी समाज पहले ही क्रीमी लेयर मुद्दे से परेशान है। अब दूसरा ये तो महिला आरक्षण के अंदर आपको आरक्षण मिल गया है, तो कहाँ रखते हैं आपका आंदोलन? क्या कितना कमजोर है कि क्रीमी लेयर से भी आप पीछे रहे? ये बीजेपी सरकार बड़ी तानाशाही है। जहाँ तक क्रीमी लेयर की बात है, क्रीमी लेयर एक हमारे हक अधिकारों को प्राप्त करने पे एक डाका है। क्रीमी लेयर किसी भी कैटेगरी में नहीं है, केवल पिछड़ा वर्ग के अंदर है। और यदि हरियाणा की बात करें तो उसके अंदर तो क्रीमी लेयर की जो परिभाषा है वही 2016 से लेकर के वो चेंज कर दी है, और उसके अंदर हमारा 4th क्लास कर्मचारी भी आरक्षण के दायरे से बाहर हो गया है, उनके बच्चे भी बाहर हो गए हैं, और वो हमारे साथ बड़ा धोखा है। परंतु पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा इस क्रीमी लेयर के मुद्दे को लेकर के जो नई अधिसूचना जो जारी की थी बीजेपी सरकार ने, हाई कोर्ट में गई, तो हाई कोर्ट में हमारी विजय हुई। परंतु हरियाणा सरकार, खट्टर साहब हमारे खिलाफ, पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। पहले तो जितने मेरे पत्रकार बंधु आए हैं और हमारी महिला शक्ति और जितने भी बाहर से साथी हैं उनका सभी का मैं स्वागत करता हूं भिवानी में। और आज का हमारा मुद्दा था 33% महिलाओं को आरक्षण। तो मैं तो मांग करता हूं 33 नहीं है, हमारी महिलाओं को 50% की इनकी भागीदारी है। हर घर में एक औरत चाहिए, जैसे मैडम ने कहा, तो आरक्षण इनको मतलब 50% मिलना चाहिए। और हमारी मेन मांग ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आज तक बेचारी घरों से भी निकलना नहीं, भी काम में इतने गरीब भी लगा लो, आर्थिक रूप से कमज़ोर लगा लो, कोई भी चीज़ हो, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को जो भागीदारी मिले ना, जो जितना 33% मोदी जी ने लागू किया है, उसके अंदर जितनी हमारी पिछड़ा वर्ग की संख्या है, संख्या के आधार पे जितनी हमारी भागीदारी बनती है, हमारे को सेपरेट चाहिए अलग से, जिसमें हमारे ही वो लोग वोट करें।